चलो, आगे बढ़े बच्चों। तो बात कर रहे थे सेंडिंग ऑफ गुड्स टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस की। तो अगर हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स भेजता है वो इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है, तो हमें अकाउंटिंग करते समय कंपलसरी अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द गुड्स कंपलसरीली हमें कौन से बेसिस पे करना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस के बेसिस पे करना पड़ेगा। बट अगर हम इनवॉइस प्राइस के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी एचओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ऐसे प्रॉफिट्स दिखा देते हैं जो हमने कमाए ही नहीं है, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग हो जाता है। सो वो नहीं करना है हमें, इसलिए वो नहीं भी करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाना भी नहीं है और इनवॉइस प्राइस पे भी अकाउंटिंग करना है। तो इसके लिए हमें हर वक्त एक एंट्री इनवॉइस प्राइस पे मार के उसमें जो लोडिंग इन्वॉल्व है वो हमें क्या करना है? रिवर्स भी करना है। इज इट राइट? क्या आप लोगों को ये समझ में आया? फाइन। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने बना के देना है सो दैट आप लोग ये कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रख पाओ। तो राइट डाउन वन एग्जाम्पल, कंसेप्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। प्लीज राइट इट डाउन। बराबर इस टेबल के नीचे ही लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट with the help of example. Head office sent goods of rupees 50,000 cost to the branch at rupees 60,000. At rupees 60,000. Branch could not sell any of these goods hence closing stock at branch is rupees 60,000. Record the above transactions in HO's book, in HO's books using debtors method. तो दोस्तों यूजिंग डेटर्स मेथड का अर्थ क्या होता है? आपको कौन से अकाउंट खोलने हैं? ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यही अकाउंट आपको ओपन अप करना है। इज इट राइट? तो मैं यहां पे पहले केस 1 डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन में।
write down solution. Case 1, without reversing loading. तो दोस्तों मैं यहाँ पे रफ में अकाउंट्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे अकाउंट्स बना दो, चलेगा? सो दैट एक पेज में आप लोग 2 अकाउंट बना दो साइड बाय साइड। तो कौन से अकाउंट्स बनाने हमें? एक तो हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही बनेंगे, बराबर है ना? branch account, then goods sent to branch account, एंड उसके बाद और एक अकाउंट मैं बनाता हूं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, इज इट राइट? तो दोस्तों एचओ ने कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं? 50,000 रुपए के, जो ब्रांच को भेजे गए। इतना ही ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे समझना है। तो 50,000 के गुड्स एचओ ने खरीदे होंगे, मतलब एचओ ने एंट्री क्या मारी होगी? पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड परचेस में जो डेबिट बैलेंस आया वो एचओ ने कहाँ पे भेजा होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा होगा। टू परचेसेस 50,000, बराबर है। अब ये गुड्स किसको भेज दिए? ब्रांच को भेज दिए। तो एंट्री क्या मारी होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बट एंट्री 60,000 रुपए से होगी क्योंकि हमने इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग करना है। और मैं इस बार लोडिंग रिवर्स नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, तो 60,000 रुपए में भेज दिया ब्रांच को। तो जीएसटीबी अकाउंट के क्रेडिट में बाय ब्रांच अकाउंट 60,000। सब लोग इसके साथ सहमत हो? फाइन। तो दोस्तों ये 60,000 रुपए में जो भेजे हुए गुड्स है ये ब्रांच ने बेचे ही नहीं, बल्कि ब्रांच के पास ही रह गए। तो लास्ट में हमें ईयर एंड को क्या दिखाना पड़ेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन में क्लोजिंग स्टॉक। और हमें पता है कि सिंस अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस, हम यहाँ पे 60,000 ही लिखेंगे। आर यू गेटिंग दिस? जीएसटीबी में जो भी बैलेंस है वो हम बंद करके कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो ये ब्रांच अकाउंट क्लोज हो गया जिसमें कोई नफा नुकसान नहीं दिख रहा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच क्लोज करके हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 60,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितने का प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगा? 10,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये, बराबर है कि नहीं? एंड यहाँ पे एरो करके आप यहाँ पे बस लिख लो अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट। इसके बराबर नीचे नोट्स लिख लो। लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूं, लिख रहे हो? So if we observe above 3 accounts, so if we observe above 3 accounts, it is concluded that
HO's P&L, HO's P&L showing a profit of rupees 10,000, showing a profit of rupees 10,000 without selling the goods to the final customer, without selling the goods to the final customer. This is happening because we have recorded the transactions of sending the goods to the branch at invoice price. This is happening because we have recorded the transaction of sending the goods to the branch at invoice price. This is happening because we have recorded the transaction of sending the goods to the branch at invoice price. Is it clear? नेक्स्ट लाइन पे लिखना, even if these goods are sold to the ultimate customer, even if these goods are sold to the ultimate customer for rupees 60,000, rupees 10,000 profit, even if these goods are sold to the ultimate customer for rupees 60,000, rupees 10,000 profit will appear in HO's P&L. Rupees 10,000 profit will appear in HO's P&L, which is actually a profit of branch, which is actually a profit of branch. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर ये गुड्स बेचे होते तो क्या होता, यहाँ पे 60,000 रुपए कलेक्शन के हमें भेज देता ब्रांच, नहीं तो डेटर्स नाम के अकाउंट में 60,000 रुपए का बैलेंस रह जाता। ब्रांच का प्रॉफिट कितना दिखता उस केस में? जीरो ही दिख जाता। ब्रांच का प्रॉफिट कितना दिखता? जीरो ही दिख जाता। एंड एचओ का प्रॉफिट 10,000 दिख जाता। मतलब ब्रांच ने गुड्स बेच के एचओ के बुक्स में ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मान लो ब्रांच ने वो 70,000 में बेचे होते तो शायद प्रॉफिट हुआ है 20 का, लेकिन 10,000 अपने बुक्स में दिखता और 10,000 ब्रांच के अकाउंट में दिख जाता। ऑब्वियसली दोनों भी अकाउंट, तीनों भी अकाउंट हमारे बुक्स में ही है, बट ब्रांच ने 10,000 कमाए हैं ऐसा दिख जाता। सो ब्रांच ने एक्चुअल में कितना कमाया है वो जानने के लिए हमें लोडिंग रिवर्स करना जरूरी है। तो अगले लाइन पे नोट लिखिए। सो एक लाइन छोड़ के अगले लाइन पे नोट लिखिए। सो इन ऑर्डर टू not to record unrealized profit, so in order to not to record unrealized profit, or to record the branch profit correctly, एक मिनट, in order to not to record unrealized profit, ब्रैकेट में लिखना in case of closing stock, इन केस ऑफ स्टॉक्स लिखना, इन केस ऑफ स्टॉक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, इन केस ऑफ स्टॉक्स, और इन ऑर्डर टू, क्या लिखवाया मैंने? इन ऑर्डर टू नॉट टू रिकॉर्ड अनरियलाइज प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा इन केस ऑफ स्टॉक्स, और टू रिकॉर्ड द करेक्ट ब्रांच प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड द करेक्ट ब्रांच प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिखना इन केस ऑफ सेल्स, इन केस ऑफ सेल्स वी मस्ट रिवर्स
reverse loading made by the head office in every transaction of goods. We must reverse the loading made by the head office in every transaction of goods. फुल स्टॉप। ओके, तो अगला अभी इसके बाद लिखिए केस 2 विथ रिवर्सिंग लोडिंग। सेम क्वेश्चन, विथ रिवर्सिंग लोडिंग क्या होगा? यही 3 अकाउंट खोलने, 2 मिनट ध्यान दो, बाद में कॉपी कर लेना, 2 मिनट के लिए ध्यान दो, फटाफट बता दो। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट आएगा, बराबर है, ये 60,000 से एंट्री आएगी, बट लगे हाथ हम क्या करेंगे, इसमें जो लोडिंग है वो रिवर्स करेंगे। उसकी एंट्री क्या होती है? जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, रिवर्स एंट्री मारनी है। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। तो एक्चुअली 50,000 ही रिकॉर्ड हुआ, दिखाते समय ऐसा दिखाना है। ओके, तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? जीएसटीबी टू ब्रांच, जीएसटीबी टू ब्रांच 10,000 आ जाएंगे, और इस अकाउंट में से अभी फाइनली बैलेंस कितना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? 50,000 जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? और स्टॉक 60,000 का दिखेगा। वेट, पहले मैं ये अपडेट करता हूँ। 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, जीरो हो जाएगा एचओ का प्रॉफिट, क्योंकि एचओ ने भी कुछ बेचा नहीं है। बोलो, समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का दिखाई दे रहा है, वो इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो लोडिंग है वो भी हमें रिवर्स करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? टू स्टॉक रिजर्व, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री नहीं मारते, बैलेंस दिखाते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस कैरिड डाउन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, वैसे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकते हैं, बट हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके उसमें ये बैलेंस क्रेडिट कर देंगे। इज इट राइट? कितने का बैलेंस है? 60,000 में 10,000। आर यू गेटिंग इट? तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ब्रांच का भी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा एंड एचओ का भी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट हियर? अनरियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होते इफ यू रिवर्स द लोडिंग। इज इट क्लियर? कैन यू कॉपी दिस प्लीज?
चलो हो गया। डन ना। चलो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। नहीं हुआ? प्लीज राइट डाउन, जल्दी जल्दी। आज एक 10 क्वेश्चन कम से कम खत्म करना है। 50-60 रहने दो, नहीं होते। 10 तो कर लेंगे। चलो बच्चों, हो गया क्या? प्रियंका जी हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म किया हमने। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5। एच ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। एच ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। हाँ जी। कुछ नहीं, एक नई एंट्री है वो। ब्रांच अकाउंट देखो, अभी स्टॉक हमारा एक्चुअली है कितने का? 50,000 का, लेकिन वो हमने 60,000 रुपयों में दिखाया है ब्रांच को। इसलिए ब्रांच हमेशा हमें क्या बताएगा कि हमारे पास 60,000 रुपयों के गुड्स पड़े हुए हैं। तो इनिशियली हम लोग स्टॉक का अकाउंटिंग 60,000 रुपये से करेंगे। यानी 50 की चीज आपने 60,000 पे दिखाई। क्या ये अलाउड है आपके अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार? बिल्कुल अलाउड नहीं है। कॉन्जर्वेटिज्म को आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो। आप लोग ऐसा प्रॉफिट एक दिखा रहे हो जो आपने कमाया ही नहीं है। इज इट राइट और नॉट? 50 में खरीदा और 60 में दिखा रहा हूं, तो 10,000 का प्रॉफिट अपने बुक्स में आ जाएगा ना। तो 10,000 रुपए निकालने पड़ेंगे, स्टॉक को कम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली आई कुड पास branch account debit to stock account also entry. I could pass the entry as branch account debit to stock account also, but instead of stock I am using a separate account which is known as stock reserve account. Why? Because stock कम करके नहीं दिखाना है, स्टॉक 60 पे दिखाना है, इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना है। बस उसमें जो छुपा हुआ प्रॉफिट है जो हमने कमाया नहीं है वो हमें क्रेडिट करना है सेपरेट खाते को। अगले साल में क्या होगा? अगले साल में वो ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। तो अगले साल में ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट साइड को दिखेगा ब्रांच अकाउंट के, तो हमें स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड को दिखाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, लोडिंग हमेशा अपोजिट साइड में जाता है। जिस साइड में आपका गुड्स का एंट्री जाता है उसके अपोजिट साइड में लोडिंग जाएगा, क्योंकि रिवर्सल मींस व्हाट? उल्टा इफेक्ट होना चाहिए। तो आपका ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 60,000, और अगले साल एंट्री क्या करनी पड़ेगी मुझे? स्टॉक रिजर्व डेबिट 60,000 10,000 टू ब्रांच अकाउंट। तो अपने आप स्टॉक रिजर्व ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यानी स्टॉक रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व जो पिछले साल 10,000 का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था वो अगले साल 0 हो जाएगा 1 तारीख। समझ में आया? नहीं समझा? अगले साल वो बैलेंस वैसे भी 0 होने वाला है। यस, जैसे पिछले साल क्रिएट करा अगले साल आपको रिवर्सल भी करना है उसे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा क्रेडिट बैलेंस, उसका क्या सर? वो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगा एचओ? तो एचओ बैलेंस शीट में ब्रांच का स्टॉक कितने पे दिखाएगा? 60,000 पे। लेस स्टॉक रिजर्व करेगा उसमें से 10,000 एंड स्टॉक आ जाएगा 50,000। क्लियर है क्या? मतलब देखो सिंपल है। दे आर टेलिंग यू, एक मिनट यहां पे लिखता हूं, सिंपल है। दे आर टेलिंग यू टू रिकॉर्ड द स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस फर्स्ट। तो मैं ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग स्टॉक कितना, इनर कॉलम में लिखूंगा 60,000, लेस स्टॉक रिजर्व कितना, 10,000, एंड यहां पे मैं 50,000 भी लिख सकता हूं। बट हमारा आईसीआई ऐसे नहीं करता प्रेजेंटेशन। ओके, हम क्या करते हैं, ये 60,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं और यहां पे स्टॉक रिजर्व की एंट्री लिख देते हैं। यू गेट इट? तो स्टॉक रिजर्व 10,000 यहाँ आया, यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखाया? 50 पे दिखाया। सिंपल है। तो ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जरूर दिखा रहा है, बट अगले साल अगेन दिस विल बी द ओपनिंग स्टॉक एंड दिस विल बी द स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व अगले साल डेबिट हो जाएगा।
तो ये 10,000 का क्रेडिट बैलेंस अगले साल 10,000 से डेबिट हुआ तो अगले साल ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो डन। दर्शन समझ में आया? ओके चलो अब शाल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एच ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। तो दोस्तों हेड ऑफिस कहां पे है? चेन्नई में, बराबर है। एंड ब्रांच कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इज इट राइट? टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। तो दोस्तों अगर गुड्स की कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना ऐड किया जाता है? 20% ऑन कॉस्ट, अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर 20% का प्रॉफिट लगाया जाता है। प्रॉफिट बोलूं या लोडिंग बोलूं? लोडिंग बोलता हूं, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये लोडिंग है। किसने किया? हेड ऑफिस ने किया ब्रांच को गुड्स भेजते समय। तो ब्रांच के लिए दिस इज लाइक इनवॉइस प्राइस। ब्रांच के लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनवॉइस प्राइस। कितने पे हो जाएगा? यानी गुड्स इनवॉइस कौन से वैल्यू से कर दिए? 120 रुपए के वैल्यू से कर दिए। मतलब हम ब्रांच को दिखाएंगे गुड्स 120 के हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट इंटरनल हम लोग ऐड कर रहे हैं। इज इट राइट? अब ध्यान से पढ़िएगा। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अब कुछ ब्रांच के डिटेल्स यहां पे दिए हैं। ओके, ब्रांच कैश सेल्स भी करता है प्लस क्रेडिट सेल्स भी करता है। ओके, ब्रांच एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सेल्स अगर बात करूं तो कैश प्लस क्रेडिट है। ब्रांच के अगर एक्सपेंसेस की बात करें हम लोग, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पार्टली पेड बाय हेड ऑफिस, पार्टली पेड बाय हेड ऑफिस एंड पार्टली पेड बाय द ब्रांच। तो ब्रांच के एक्सपेंसेस एचओ भी पे करता है, एचओ पेज इट एंड ब्रांच ऑल्सो पेज इट। इसका मतलब ब्रांच के पास जो कैश आएगा उसमें से कुछ खर्चे होने के चांसेस है, उसमें से कुछ खर्चे होने के चांसेस है। ब्रांच के पास कैश कहां से आएगा? कैश सेल से आएगा, नहीं तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर से भी आएगा। और वो जो कैश आएगा वो पूरा का पूरा रेमिट नहीं करता है ब्रांच। ब्रांच उसमें से थोड़े खर्चे करता है। कितने खर्चे करता है? शायद वो बैलेंसिंग फिगर हो जाए। आर यू गेटिंग इट? या फिर खर्चे कितने किए ब्रांच ने वो दिया जाएगा। तो ब्रांच कितना कैश एचओ को रेमिट कर रहा है वो नहीं दिया जाएगा। शायद हमें कोई नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू द हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। मतलब आई थिंक एक्सपेंस के डिटेल्स होंगे हमारे पास, बट एचओ को कितना कैश भेजा ब्रांच ने वो नहीं होगा शायद। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक है, तो समझ में क्या क्या आया हमें? हमारे ब्रांच कैश सेल्स भी करता है, क्रेडिट सेल्स भी करता है। खैर ये दोनों को हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना है, बट मेमोरेंडम अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद ब्रांच खुद भी एक्सपेंस पे करता है और एचओ भी ब्रांच के पैसे पे करता है। कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच के कौन पे करता है? एचओ। एंड कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पैसे से, जो कलेक्शन होता है ना सेल्स से, उससे पेमेंट कर देता है। ओके, फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। यानी कौन से फाइनेंशियल ईयर की बातचीत की है यहाँ पे? ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, यानी जनवरी टू दिसंबर 2021 के ये सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच, इट इज क्लियरली मेंशन्ड एज कॉस्ट। तो दोस्तों ये 2 लाख रुपए कॉस्ट है, कॉस्ट। एक्चुअली हम ब्रांच को 2 लाख रुपए दिखाएंगे या उससे ज्यादा अमाउंट दिखाएंगे? 10% बढ़ा के यानी 2,20,000 रुपए दिखाएंगे। यानी इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच इज 2,20,000। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी इनवॉइस प्राइस का जिक्र किया हुआ है, यानी ब्रांच बढ़ा के भेजता है गुड्स, ऐसे सॉरी एचओ लोडिंग करके गुड्स भेजता है, ऐसे कहीं पे भी बोला है, तो अकाउंटिंग मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? फर्स्ट, मैं कॉस्ट पे अकाउंटिंग करके भी सेम प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में कहीं पे भी लोडिंग का जिक्र किया है, ऑलवेज डू द अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस, एंड इन दैट केस वी हैव टू पास सर्टेन एंट्रीज एक्स्ट्रा।
ओके, लोडिंग रिवर्सल के एंट्रीज एक्स्ट्रा मारने। तो हम यहाँ पे एंट्री इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। कितनी होगी इनवॉइस प्राइस? 2,40,000, सॉरी 20% है प्रॉफिट, मैंने गलती से 10% बोला, 2,40,000 हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31 दिसंबर 21 एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच को ये गुड्स मिले कितने के हैं? 2,20,000 के। तो 20,000 के गुड्स कहाँ पे हैं? एचओ ने तो भेजे हैं, ब्रांच को तो मिले नहीं है, तो इन ट्रांजिट। तो हम 2,40 भेजने की एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट को, और ब्रांच अकाउंट में बैलेंस दिखाएंगे स्टॉक इन ट्रांजिट। कितने रुपयों का? 20,000 रुपए का, क्योंकि उनके पास ही नहीं पहुंचे हैं तो वो बेच ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली वो स्टॉक ही है, बट वो ब्रांच का स्टॉक दिखाएंगे क्योंकि वो कुछ ही दिनों के बाद ब्रांच के पास पहुंचने वाले हैं। तो शायद हमने यहाँ पे 31 दिसंबर को ट्रक भेजा होगा, शायद वहां पे 5 जनवरी को जाएगा। हम फिलहाल ये गुड्स ब्रांच के अकाउंट्स में ही दिखाएंगे एज अ ब्रांच स्टॉक, बट स्टॉक इन ट्रांजिट लिखाएंगे। तो दोस्तों स्टॉक इन ट्रांजिट 20,000 इनवॉइस प्राइस का तो हो ही गया। अब 20,000 में आपको भी पता है कि प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्या वो प्रॉफिट हमने कमाया है? आंसर इज नो, क्योंकि गुड्स अल्टीमेट कस्टमर को बेचे ही नहीं है। तो स्टॉक इन ट्रांजिट में भी जो लोडिंग है वो भी आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। एंट्री इज वेरी सिंपल, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। हम दोनों स्टॉक दिखाएंगे, जो ब्रांच के पास है वो भी, एंड स्टॉक इन ट्रांजिट 20,000 का। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सर व्हाई शुड वी शो इट एज अ ब्रांच स्टॉक? यू कैन रिवर्स द एंट्री ऑल्सो। आप लोग ऐसा रिकॉर्ड ही मत करो ना कि 2,40 के गुड्स भेजे हैं, 2,20 के गुड्स भेज दो। तो उस केस में आप लोगों को ये स्टॉक इन ट्रांजिट किसके बुक्स में दिखाना पड़ेगा? एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। लेकिन एंट्री ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच विल बी ऑफ ₹2,20,000 ओनली। आर यू गेटिंग इट? बट मैं एंट्री 2,40,000 से ही करूंगा क्योंकि मैंने सच में 2,40 के गुड्स भेजे। तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर नाउ। द गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ ब्रांच। तो बात खत्म। दिस इज द ब्रांच स्टॉक एंड आई शुड शो इट इन द बुक्स ऑफ इन द अकाउंट ऑफ ब्रांच एज क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट विथ द ब्रांच। इज इट राइट? अरे बोलो। देन क्रेडिट सेल्स, मतलब इस क्वेश्चन में ये एक नया ट्रांजैक्शन दिख रहा है। तो whenever you find a new transaction, please mark it there, न्यू ट्रांजैक्शन। पिछले क्वेश्चन में नहीं है, तो इसी बहाने से आप इसको पढ़ लोगे। बराबर है क्या बच्चों? अरे बोलो ना। हाँ, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर एट इनवॉइस प्राइस 1,65,000, कैश सेल्स फॉर द ईयर एट इनवॉइस प्राइस 59,000। तो दोस्तों ब्रांच ने टोटल सेल इतने रुपयों का किया है जो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। बराबर है ना? कैश रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ये हमें रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, ये भी रिकॉर्ड करना है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ होने के कारण डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा और अपने आप वो नफा नुकसान बुक हो जाएगा हमारे बुक्स में। क्लोजिंग बैलेंसेस एज वेल एज ओपनिंग बैलेंसेस आर गिवन टू यू। 1 जनवरी 2021 के जो बैलेंसेस है वो ओपनिंग बैलेंस है, एंड 31 दिसंबर 2021 के जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस है। स्टॉक 25,000 कॉस्ट पे दिया हुआ है बच्चों, तो हमें इसको कन्वर्ट करके लेना है इनवॉइस प्राइस पे, और इसमें जो लोडिंग आपने ऐड किया वो आपको रिवर्स करके दिखाना है। ओके, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एंड कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बट एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच क्वेश्चन में मिसिंग है। क्वेश्चन में बोला है ना आपके कि एक्सपेंसेस कौन कौन पे करता है? ब्रांच भी पे करता है, हेड ऑफिस भी पे करता है। हेड ऑफिस ने पे किए हुए 12,000 रुपए दिए हैं, बट ब्रांच ने पे किए हुए एक्सपेंसेस नहीं दिए है। बट हमारे पास कैश की डिटेल्स है, सेल करके, कैश सेल्स करके कितना पैसा आया पता है हमें, ओपनिंग कैश कितना था हमारे पास पता है, फिर क्रेडिटर्स डेटर्स से कितने पैसे आएंगे वो हमें पता चल जाएगा डेटर्स अकाउंट से। टोटल कलेक्शन मिल गया, उसमें से हमने कितना कैश रेमिट किया है वो हमें पता है। तो बैलेंसिंग फिगर 2,500 आया,
तो ब्रांच ने कोई खर्चा नहीं किया। बट अगर ये 2500 का क्लोजिंग बैलेंस लिख के कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो दैट कुड बी ब्रांच एक्सपेंसेस। डू गेट इट? सिंगल एंट्री का कॉम्बिनेशन ही है, बाकी कुछ नहीं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को ब्रांच अकाउंट्स में मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। Show the necessary ledger accounts in the books of head office and determine the profit or loss of the branch for the year ended 31st December 21. Use debtors method. Okay, let's start. Which accounts we are going to prepare here? फटाफट लिस्ट बता दो मुझे। मैं पहले दो बता देता हूँ। ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे, हाँ एक ही बता देता हूँ। आगे गुड्स सेंट टू ब्रांच पूछा नहीं है, एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट। अच्छा, नेसेसरी लेजर्स में अगर आपको लगता है कि वो बनाना सही है तो बना दो, चलो बना देता है। गुड सेंट टू ब्रांच भी बना देता है। नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एचओ ऐसा कोई अकाउंटिंग नहीं करेगा। ब्रांच अकाउंट में मुझे एक्सपेंस दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उतने से मैं अभी मेरा काम हो जाता है बच्चों। आई डोंट हैव टू शो ब्रांच एक्सपेंस, आई डोंट हैव टू कैलकुलेट ब्रांच एक्सपेंस, बिकॉज आई हैव ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, एंड वॉट एवर आई कैश sent by the branch to the head office is also given to you in your question. So there is no need to calculate branch expense. Do you understand? Because when you write opening balance on debit side, closing balance on credit side, cash sent to the branch on the credit side, automatically expense का effect is coming to you into your account. But फिर भी हमारी क्यूरियोसिटी है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ब्रांच कैश अकाउंट हम लोग एज अ वर्किंग नोट बना सकते हैं। नॉट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। ओके, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? नो नीड। व्हाई? ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्या चीज आप उससे हासिल करना चाहते हो डेटर्स अकाउंट से? नो नीड टू प्रिपेयर इट। मिलेगा आपको कौन सा बैलेंसिंग फिगर मिलेगा? collection from debtors, but do you have to record that collection in your branch account? ब्रांच अकाउंट का फंडा सिंपल है, ब्रांच कितना पैसा कलेक्ट कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड कस्टमर है। एक्सपेंस भी मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रांच का ट्रांजैक्शन है किसी थर्ड पार्टी के साथ। एक्सपेंस किया मतलब कैश कमाया, और कैश कम लिखा मतलब हो गया ना। क्लोजिंग बैलेंस है ना मेरे पास, अगर क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होता तो शायद मुझे ये अकाउंट बनाने पड़ते, बट ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो मुझे नहीं लगता कि अकाउंट्स बनाने की जरूरत है। आर यू गेटिंग इट? तो फिलहाल हम लोग बिना अकाउंट्स बनाए ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेटर ऑन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से ये क्वेश्चन हमें वापस सॉल्व करना है, तब हम ये ब्रांच एक्सपेंस कितने का हुआ है ना वो फाइंड आउट जरूर कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो आप एक नोट लिखिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, यहां पे लिखे हुए तो भी चलेगा, जगह है तो। हियर देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी मेमोरेंडम अकाउंट बिकॉज ऑल बैलेंसेस आर अवेलेबल, all balances are available which are required for branch account, because all balances are available which are required for branch account. which are required to prepare branch account, which are required to prepare branch account. मित्रों, shall we start? तो कौन से दो अकाउंट बनाने? खाली ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, फटाफट फटाफट रिकॉर्ड करते हैं। कुछ अगर इंफॉर्मेशन बाद में लगी तो देख, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, रुपीज रुपीज,
शैल वी स्टार्ट? उसके बाद और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एक 12 लाइन का अकाउंट बनाने के बाद लिखिए अगले लाइन पे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, शैल वी स्टार्ट? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, डिटेल्स ऑफ लोडिंग। डिटेल्स ऑफ लोडिंग, राइट हैंड साइड रुपीज कॉलम। तो प्लीज राइट डाउन कॉस्ट एज्यूम्ड, लिखता हूं ₹100। करेक्ट है क्या? बोलो ना रे बच्चों। एड प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए। तो बच्चों इनवॉइस प्राइस कितनी आ जाएगी? 120। लोडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? देखो 20%। लोडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का अर्थ समझ में आता है क्या? जो ब्रांच को भेजा हुआ है ना वो प्राइस, लाइक सेलिंग प्राइस। बट आई कैनॉट कॉल इट एज सेलिंग प्राइस। व्हाई? बिकॉज दिस गुड्स आर नॉट सोल्ड टू द ब्रांच। ब्रांच इज आवर्स ओनली, हमारे ही किसी दूसरे यूनिट को हम गुड्स भेज रहे हैं, बस उसको जरा सा बढ़ा के दिखा रहे हैं बुक्स में, तो उसको इनवॉइस प्राइस बोलना है, ना कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैन बी मोर देन इनवॉइस प्राइस और इट कैन बी इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ब्रांच उसको 120 में बेच सकता है, नहीं तो 130 में भी बेच सकता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बोलते समय क्वेश्चन में बोला कि ब्रांच ने इनवॉइस प्राइस पे ही गुड्स बेचे हैं, यानी ब्रांच ने कोई सेपरेट एडिशन नहीं किया है। करता तो करता, उतना प्रॉफिट ब्रांच का दिखता, हमें वो नहीं। अभी लोडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस कैसे निकालूंगा मैं? 20 रुपए का लोडिंग है 120 रुपए के प्राइस पे, तो 20/120 लिखता हूं। इंटू 100 कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100 कर सकता हूं। कितना आता है? 16.67%। इससे अच्छा है 20/120 रख दो ना। क्या हुआ? 1/6 आता है क्या? 1/6 भी लिख सकते हो। मैं बोलता हूं व्हाई यू आर फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग इट। अभी यहां से आदत लगाते हैं हम, 20/120 एंड लोडिंग ऑन कॉस्ट कितना है? 20/100। 20/100, 20/120, सम फिनिश। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस इशू, बराबर है ना? दिस इज लाइक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये मैं क्यों निकाल के रख रहा हूं? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होगा। अगर इनवॉइस प्राइस है आपके सामने तो प्रॉफिट कितना है उसमें कैसे निकालोगे? इनवॉइस प्राइस के ऊपर का परसेंटेज लगाओगे ना, एंड कॉस्ट है तो कॉस्ट के ऊपर का परसेंटेज लगाएंगे, सिंपल हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का कितना है इनवॉइस प्राइस पे? मान लो आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 28,000, तो इसमें कितना लोडिंग है? 28,000 इंटू 20/120 करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो इसके लिए मैंने वो रेशियो निकाल के रखे हैं, बाद में हम बस ब्रैकेट में वही कैलकुलेशन दिखाने वाले हैं। तो शुरू करें पहले ट्रांजैक्शन के साथ। गुड्स सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट, बोलो फटाफट। एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। दोस्तों 2 लाख रुपए के गुड्स है। ओपनिंग भी है क्या? ओ नो, सॉरी। एक काम करता हूं, अभी लिखा आपने? लिखा है तो लिख दो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन के लिए लिखते हैं और ऐसा एरो करके रखते हैं, ठीक है? 2 लाख प्लस 40,000, हाउ मच?
2,40,000। वैसे ओपनिंग बैलेंसेस में कौन से खाते हैं? स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्चुअली ऐसे नहीं चलता है बच्चों, बट फिलहाल अभी के लिए लिख लेता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बाद में ऐसा बस एरो करके लिख कि ये यहाँ पे जाना चाहिए था। ओके, हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस है? स्टॉक। स्टॉक भले ही उन्होंने 25,000 रुपये दिया है, हम इसको बढ़ा के दिखाएंगे कितने रुपए से? 20% ऐड कर देंगे ना, तो 25,000 प्लस 20%। सर ऐसा क्यों? 25 पे दिखा दो। अरे बच्चों, इनवॉइस प्राइस पे ही अकाउंटिंग करना है। 30,000, तभी आपका मैच होगा आंसर आईसीआई के साथ। 30,000, और इसमें जो लगे हाथ स्टॉक रिजर्व है वो निकाल दूं क्या? बाय स्टॉक रिजर्व, हाउ मच? 5,000, करेक्ट है। फिर उसके बाद डेटर्स 32,750। इसमें से कोई प्रॉफिट वगैरह हटाने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल सेल हो चुका है कस्टमर को, तो ये प्रॉफिट कमाया हुआ है, दिखेगा ऐसा ही, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट होगा ना, बट ये कमाया हुआ प्रॉफिट है। कमाया हुआ प्रॉफिट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं पिछले साल में। बोलो हाँ। फिर कैश इन हैंड का बैलेंस 5,000, इज इट राइट? हाँ, फिर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कौन सा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना? 2,40,000। अब इसमें 40,000 का जो लोडिंग है उसको भी रिवर्स करना है, क्या एंट्री होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, हाउ मच? 40,000, करेक्ट है क्या? अब गुड्स सेंड टू ब्रांच के डेबिट में टू ब्रांच अकाउंट 40,000 बाय ब्रांच अकाउंट 2,40,000। थोड़ा सा पागलपन ही है ये एक प्रकार का, ऐसा प्रेजेंटेशन करना, बढ़ा के दिखाओ और बाद में रिवर्स करो, व्हाट्स द पॉइंट? मैंने उसका रीजन बता दिया। आपको रेडीमेड फिगर्स चाहिए इनवॉइस प्राइस पे। 240 में से 40,000 गए तो बचे 2,00,000। कहाँ पे जाएगा ये? ये ईयर एंड को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है एट ईयर एंड, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंड को ही बनता है, आपको पता है। यानी ये एंट्री की अगर तारीख लिखूंगा तो मैं 31 दिसंबर लिखूंगा। खैर यहाँ पे डेट्स का कॉलम बनाया ही नहीं है हमें। चलो आगे बढ़ू क्या बच्चों? बोलो ना। नेक्स्ट, तो गुड्स सेंड टू द ब्रांच हो चुका है। फिर गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31 दिसंबर 21। 2,20,000 के गुड्स मिले हैं इनको, इसका मतलब 20,000 के गुड्स उनको मिले ही नहीं, तो वो मैं यहां पे क्लोजिंग बैलेंस करके दिखाऊंगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि कॉस्ट तो हमने ब्रांच अकाउंट को डेबिट 240 का किया है, लेकिन उसमें से 20,000 के गुड्स उनको मिले ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने आगे बेचे ही नहीं, और उनके स्टॉक में भी ये नहीं होंगे। जो 28,000 का स्टॉक दिया है वो तो उनके पास पहुंचे हुए गुड्स का ना बेचा हुआ पोर्शन है। उनके पास जो गुड्स पहुंचे उसमें से उन्होंने 28,000 के गुड्स बेचे नहीं है, लेकिन जो उनको मिले ही नहीं वो तो उन्होंने बेचे ही नहीं होंगे, यानी वो एडिशनल स्टॉक दिखाना जरूरी है। तो मैं यहां पे स्टॉक लिखूंगा, डैश करके लिखूंगा इन ट्रांजिट, और इनर कॉलम में लिखूंगा 20,000, एंड उसके बाद एट गोडाउन हाउ मच इट इज? 28,000। ये 20,000 कौन सी प्राइस है बच्चों? इज इट अ इनवॉइस प्राइस? यस,
एंड दिस 28,000 इज ऑल्सो इनवॉइस प्राइस. टोटल 48,000 का इनवॉइस प्राइस. इसमें लोडिंग है मुझे पता है, बाद में रिवर्स करता हूं, अभी नहीं. आई होप आप लोगों को ये 20,000 का फर्क क्यों मैंने स्टॉक इन ट्रांजिट दिखाया समझ में आ गया है. मैचिंग कंसेप्ट, नथिंग न्यू. क्रेडिट सेल्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश सेल्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, बोलो क्या एंट्री होगी. कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, सॉरी, बाय कैश ऑब्लिक बैंक. कैश और बैंक डेबिट होगा टू ब्रांच अकाउंट. हाउ मच? 222,500. एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी. बोलो क्या एंट्री होगी. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में लिखूंगा एक्सपेंस. हाउ मच? 12,000. एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इज अ ट्रांजैक्शन मेड बाय दी ब्रांच, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करते हम लोग. और फिर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं हम लोग. 28,000 लिख चुका हूं मैं. फिर डेटर्स का लिखता हूं मैं 26,000. एंड कैश का बैलेंस में अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, 2,500 लिख दूंगा. अब एक ही ट्रांजैक्शन पेंडिंग है. इस 48,000 में जो लोडिंग है वो रिवर्स करना है. बोलो उसकी क्या एंट्री होगी. टू स्टॉक रिजर्व, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व. दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, आपको समझ में आता है क्या देख लो. 48,000 इंटू 20/120. एनी डाउट इन दिस प्लीज टेल मी. प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस 8,000 रुपये है, इसमें छुपा हुआ है 8,000 जो हमने कमाया नहीं है. तो कमाया नहीं है तो प्रॉफिट कम होना चाहिए, इसलिए डेबिट में आया. सिंपल सी बात है. स्टॉक बढ़ा के दिखा रहे हो 8,000 रुपये से, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ना, तो उसको रिवर्स कर दो. तो सर वहां पे ही 40 दिखा दो ना, आपका आईसीए के साथ मैच नहीं होगा आंसर. दो आंसर, फाइनल आंसर विल सेम. फाइनल आंसर सेम ही आएगा ना, मैं वहां पे 40 ही लिखता हूं तो. बट फिर भी ये लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस पे दिखाओ और बाद में रिवर्स करो. अरे मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ भी रहा है. तो क्लोज दिस अकाउंट नाउ. What is the total of credit side? 3,44,000. $16,250. क्या लिखूं यहाँ पे. टू पी एंड एल अकाउंट, हेड ऑफिस के पी एंड एल को जाएगा. हो गया. राइट डाउन. Note, following items will not be recorded in branch account. Following items will not be recorded in branch account as these are transaction between the branch and third party. As these are transactions between the branch and third party. As these are transaction between the branch and third party. बराबर है बच्चों. आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. अरे सॉरी, वो लिस्ट कौन लिखेगा. कौन से ट्रांजैक्शन. पहला लिखो क्रेडिट सेल्स, नेक्स्ट कैश सेल्स, नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच. वो भी रिकॉर्ड नहीं किया ना हमने.
एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, वो इन्होंने दिए भी नहीं है, हमने तो रिकॉर्ड करने, मतलब कभी कभार एक्सीडेंटली भी बराबर आ जाएगा आपका आंसर, बट इन्होंने दिए होते तो भी वो रिकॉर्ड नहीं करता मैं, क्योंकि वो इफेक्ट अपने आप एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि कैश बैलेंस कम लिख देते हैं हम लोग। एक्सपेंस करने के बाद उनके पास 2500 बचे ना, तो एक्सपेंस अपने आप रिकॉर्ड हो गए, आप लोग चिंतित ना होना। क्वेश्चन नंबर 6, शैल वी स्टार्ट? Selwell, who carries on a retail business, opened a branch on 1st Jan 2021. तो दोस्तों ब्रांच ओपन ही हुआ है 1 जनवरी 2021 को, इसका मतलब नो ओपनिंग बैलेंसेस बच गए। ओके, वेर ऑल सेल्स वेर ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ये ब्रांच 100% सेल्स क्रेडिट बेसिस पे करता है, मतलब डेटर्स अकाउंट ही खोलना है और डेटर से पैसे आएंगे आपको, कैश सेल्स नहीं है, कैश सेल्स नहीं है। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच वेर सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड वेर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 10% अबव कॉस्ट, यानी 100 रुपए का गुड्स, 10 रुपए का प्रॉफिट, 110 इनवॉइस प्राइस। लोडिंग ऑन कॉस्ट 10/100, लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 10/110, लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 10/110। फॉलोइंग वेर द ट्रांजैक्शंस, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीनों के ट्रांजैक्शन अलग अलग दिए हैं। गुड सेंट टू द ब्रांच, ब्रैकेट में लिखा है परचेज प्राइस यानी कॉस्ट 40, 50, 60, तीनों की टोटल करूं तो दोस्तों 1,50,000 रुपए के गुड्स भेजे हैं, प्लस प्रॉफिट लगाएंगे 10% का और जाएंगे वो 1,65,000, करेक्ट। सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट, ये ब्रांच का सेल्स है, मैं क्यों रिकॉर्ड करूं, डेटर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जान दो इसको, इग्नोर इट, कर दिया इग्नोर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू एचओ, तो बच्चों ये पैसे रेमिट कर दिए हैं ब्रांच ने एचओ को, इसका मतलब ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री आपको आती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 50, तीनों का टोटल करके रिकॉर्ड कर लेंगे, तीनों का टोटल करके रिकॉर्ड कर लेंगे। रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस टू द ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस होंगे। रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब कौन करेगा हेड ऑफिस को रिटर्न, ब्रांच के, या ब्रांच के कस्टमर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेजेंगे, ब्रांच ही भेजेगा ना। तो हमने जैसे गुड्स भेजे थे उसमें से कुछ गुड्स उन्होंने वापस कर दिए हैं, ठीक है। जब भेजते समय क्या एंट्री मारा था, भेजते समय ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, वापस आएगा तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस होगी क्योंकि ब्रांच हमें 1200 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है, ऐसा नोट लिख के देगा, इज इट राइट? हाँ, तो इसमें जो लोडिंग है वो भी रिवर्स करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31st March 21 अमाउंटेड टू 53,400 एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक है उनके पास 53,400 का, ठीक है, वो भी इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें जो प्रॉफिट है वो हटा देंगे। शैल वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? तो हमें यहां पे कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है क्या? देखो मोस्टली इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, हमने उनको कितने के गुड्स भेजे, उन्होंने उसमें से कितने बेचे, वो मेरे लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेच के जो पैसा आया वो कलेक्शन का कितना पैसा है। अब डेटर से इन्होंने इतना पैसा कलेक्ट किया ऐसा बोल रहे हैं, बराबर बोल रहा हूं मैं, डेटर से टोटल कितना पैसा आया देखो, 20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000, 1,06,000, और क्रेडिट सेल कितने का है देखो, ओपनिंग डेटर तो 0 ही है हमारा, क्रेडिट सेल है पूरे 3 महीने का 38 प्लस 42 प्लस 55, तो 135 का सेल है और 1,06,000 आए हैं डेटर से, इसका मतलब कितने नहीं आए, तो 29,000 नहीं आए, इसका मतलब वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए मुझे डेटर्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
जो भी कैश आया है वो रेमिट किया उन्होंने, तो कैश का बैलेंस कितना होगा? जीरो होगा। कैश का बैलेंस कितना होगा? जीरो होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? चलो, तो एक ही वर्किंग नोट बनाना है, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ू। गया गया। चलो हो गया ना? तो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चलो फटाफट। ब्रांच अकाउंट। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, लोडिंग डिटेल्स। तो मैं कॉस्ट 100 रुपीज मानता हूं। एड प्रॉफिट होगा 10% का 10 रुपए। तो इनवॉइस प्राइस ये एज्यूम्ड है बच्चों, 100 रुपीज एज्यूम्ड होता है, याद रखना। तो इनवॉइस प्राइस 110 की हो जाती है। लोडिंग ऑन कॉस्ट 10/100 एंड ऑन आईपी इट इज इक्वल टू 10/110, यानी 110 रुपए के इनवॉइस प्राइस में 10 रुपए का प्रॉफिट होता है अपना। ये रेशियो है बच्चों, ये प्रोपोर्शन है, बराबर है कि नहीं? डन। फिर उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। गुड मॉर्निंग। सॉरी, तो इसको वर्किंग नोट 1 बना दो एंड इसको वर्किंग नोट 2। ओके, शैल वी स्टार्ट? मैं देख रहा था आप जाग रहे हो, सो रहे हो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले ट्रांजैक्शन के साथ। आर देयर एनी ओपनिंग बैलेंसेस? जो पिछले क्वेश्चन में गलती की वो यहाँ पे नहीं करनी है, नो ओपनिंग बैलेंसेस। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नील, डैश कर दो। ओके, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आदत लगा देते हैं। अभी एक बार मिस्टेक हुआ तो ये आगे नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000,
1,50,000 प्लस 10%, तो 1,65,000 लगे हाथ। इसमें जो लोडिंग है वो रिवर्स कर देता हूं। बाय गुड सेंड टू ब्रांच 15,000 बराबर है क्या बच्चों? नेक्स्ट, सेल्स की एंट्री हम लोग हमारे ब्रांच अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट मेमोरेंडम डेटर्स में करनी पड़ेगी। तो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में मैं यहां पे लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश टू सेल्स, तीनों की टोटल 38 प्लस 42 प्लस 50 55,000, 1,35,000 आता है क्या? बोलो ना रे बच्चों। तो चलो, ब्रांच अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो ब्रांच के डेटर्स का बैलेंस निकालने के लिए हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू एचओ की एंट्री पहले वर्किंग नोट में करते हैं। बाय कैश और बैंक, हाउ मच? 1 लाख, तीनों की टोटल करते हैं 20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000, 1,06,000। करेक्ट है क्या? तो ये 1,06,000 इमीडिएटली उन्होंने रेमिट कर दिए। तो यहां पे आप चाहिए तो लिख दो रेमिटेड टू एचओ। तो एचओ के अकाउंट्स में बाय कैश और बैंक, एक लाख 6,000। बोलो रे बच्चों, बराबर है क्या? अब 135 का बैलेंस था, उसमें से एक 6 आ गए, बाकी कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे निकाल के रखते हैं। 29,000 आता है। दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। तो एक प्रकार से आप यहां पे 1,06,000 लिख रहे हो और 29,000 नीचे यहां पे लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपने सेल रिकॉर्ड कर ही दिया, दिखाने का तरीका बस अलग है। सेल के सामने कॉस्ट आएगा तो प्रॉफिट ही दिखेगा ना। बस 1,06,000 ऊपर दिखाओ, 29,000 यहां पे दिखाओ, हो गया। 135 का सेल ही रिकॉर्ड कर लिया आपने। अरे बोलो ना। रिटर्न टू एचओ, बोलो क्या एंट्री होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, आप यहां पे ब्रैकेट में लिखना रिटर्न, और ये इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो कृपया करके इसमें प्रॉफिट मत जोड़ना वापस से। 15,000 क्या? 15,000 कैसे आया फिर मेरा? हे भगवान, 12,000 लिया लगता है मैंने। 4,200। और फिर इसमें जो लोडिंग है वो भी हटाना पड़ेगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑन रिटर्न। या अभी आपको लगेगा कि लिखने की जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में समझ में नहीं आता है तो लिखो लोडिंग ऑन रिटर्न, और इसका कैलकुलेशन भी दिखाओ। 4,200 इंटू 10/110, 382। वेरी वेरी गुड। और इसके बाद बस बचा हुआ स्टॉक हमें दिखाना है। 53,400 एट इनवॉइस प्राइस है, तो मैं स्टॉक लिखूंगा 53,400, और इसमें जो लोडिंग है वो मैं यहां पे हटाऊंगा टू स्टॉक रिजर्व। 53,400 इंटू 10/110, is it 4,854? राइट।
Now, can you please close this branch account? Is this done? Wait. Please show cash balance as 0. Write down there, cash account as 0. $37,364 to profit and loss account. Very, very good. Is this clear to you all? तो ऐसे 3-3 कॉलम्स दिखे तो डरना नहीं है. आपको महीने का ब्रांच अकाउंट पूछा ही नहीं है, आपको पूरे साल का पूछा है. 3 महीने का हो गया ये एक प्रकार से. इज इट राइट? चलो आगे बढ़ू. क्वेश्चन नंबर 7. एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6? बोलो बोलो, बोलिए. कुछ डाउट है? हाँ, नोट लिखना है. कौन सा नोट लिखना है? लिखिए लिखिए, नोट लिखिए. Following transactions will not be recorded as they are between branch and third party. Following transactions will not be recorded in the branch account because they are between branch and third party. Number 1, sales. That's it. एक ही आएगा ना? बट आप ऐसा क्यों बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता है. सेल्स तो आपने रिकॉर्ड कर लिया. ये देखो 29,000 प्लस 1,06,000. एंड अगर मान लो कुछ कैश कम भेजा होता तो वो कैश बैलेंस में दिख जाता फिर. यानी ओवरऑल इन तीनों की टोटल इज इक्वल टू सेल्स होता है. तो इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस दिखाया तो प्रॉफिट ही दिखेगा ना. ओके. मतलब तुम्हें गुड्स का रिकंसिलेशन चाहिए. चलो करते हैं. तुमने कितने रुपए के गुड्स भेजे हैं? 1 लाख. कॉस्ट की बात करूं तो 1,50,000 के गुड्स भेजे. आईपी की बात करूं तो 1,65,000 के गुड्स भेजे. बराबर है ना? फिर ब्रांच ने वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए. ब्रांच ने 165 के गुड्स में से उन्होंने रिटर्न किए हुए गुड्स की टोटल 4,200 आती है. यानी ब्रांच के पास कितने के गुड्स थे? इनवॉइस प्राइस की बात करता हूं मैं. 160,800 के गुड्स थे ब्रांच के पास. बराबर बोला मैंने? 160,800 के गुड्स ब्रांच के पास थे. ब्रांच ने सेल्स कितने का किया है? 1,35,000 का सेल्स किया है. और इस सेल्स में पहले प्रॉफिट जो है वो हम लोग हटा देते हैं. प्रॉफिट है 37,364 का. करेक्ट है कि नहीं? तो सेल्स में से प्रॉफिट अगर जाता है
तो ये आ जाता है 97,636 एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर है कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,800 के गुड्स उनके पास पहुंचे थे, उसमें से 97,636 बेच दिए गए, सॉरी बचे हैं उन, बेच दिए गए, सॉरी बेचे गए। एक मिनट, इसका कॉस्ट कितना है पहले वो भी निकालो। वेट, यहाँ पे नहीं होगा वो कैलकुलेशन। 4,200 में कितना है? 382 माइनस करके बताओ ना। 4,200 में से 382 गया तो 3,818 कॉस्ट के गुड्स वापस आ गए। तो 150 में से 3,818 के गुड्स वापस आ गए, तो ब्रांच के पास 146,182 कॉस्ट के गुड्स बचे, और उसमें से कितने कॉस्ट के गुड्स बेच दिए? 97,636। तो 48,546 कॉस्ट के गुड्स उनके पास बचने चाहिए थे, जिसको वो दिखाएंगे 10% से बढ़ा के। 53,400 आया कि नहीं? सिंपल, कुछ नहीं, वही कैलकुलेशन बस घुमा फिरा के बता दिया आपको, बट योर थिंकिंग डायरेक्शन इज राइट। ये रिकंसिलिएशन वगैरह दिमाग में आना चाहिए। दिस इज द एक्स्ट्रा एक्टिविटी विच एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई एट होम। यू कैन ट्राई इट हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट दैट विल टेक सम टाइम। सो एक दो डाउट्स आए तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, होता है वो मैच होगा ही। इतना इंस्टीट्यूट मतलब ऐसा वेग क्वेश्चन बना के नहीं देगा। एंड मान लो अगर सच में ये गुड्स कम होते तो, अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 53,400 आना चाहिए था, बट उन्होंने 50,000 ही दिया होता, सॉरी 48,546 आना चाहिए था, बट उन्होंने 40,000 ही है ऐसा बताया होता, तो कॉस्ट के टर्म्स पे बोल रहा हूं मैं, तो 8,546 के गुड्स गए कहां पे? लॉस्ट हुए, चोरी हो गए, जल के खाक हो गए। बट उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टॉक 40,000 पे दिखा दिया, मतलब वो लॉस भी स्वाहा हो गया। स्टॉक में 40,000 प्लस 10%, यानी 44 में दिखाऊंगा ना, यानी जो गुड स्टॉक में है वो दिखाओ, अपने आप जो नहीं है वो लॉस रिकॉर्ड अपने आप हो जाता है, आपका प्रॉफिट उतने से घट ही जाता है ना। अगर मैं 48,000 स्टॉक दिखाता हूं तो प्रॉफिट 8,000 से बढ़ के दिखेगा, उसकी जगह पे मैं 40 का स्टॉक दिखाता हूं तो अपने आप प्रॉफिट 8,000 से घटेगा ना। तो ये डेटर्स मेथड की यही तो खासियत है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस बैलेंसेस लिखने हैं, अपने आप जो नहीं है वो लॉस करके घोषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सोच लो। ये उदाहरण दिया रे मैंने, आपके क्वेश्चन में अगर 40,000 का स्टॉक होता तो तुम्हारा डाउट जो है कि बीच में जो गुड्स है वो गए कहां पे? गए, वो चोरी हो गए, लॉस्ट है। तो वो लॉस कहां पे रिकॉर्ड हुआ सर? तुमने जिस वक्त 48,000 के बदले 40,000 लिखा, तुम्हारा प्रॉफिट 8,000 से घटा, तो लॉस अपने आप बुक हुआ। ये समझना है आपको, ओके? आप लोग यहां पे स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो अपने आप सारे रिकॉर्ड्स, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बट दिखते नहीं है वो लॉस करके अलग से। अगले मेथड में लॉस अलग से दिखाना भी पड़ सकता है। क्लियर है? चलो, सिंपल है बच्चों, आप लोगों को देखना ये है कि स्टॉक कितना होना चाहिए था? 48। तो 48 होता तो मैं 48 लिखता कि नहीं? तो मेरा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट 48 के हिसाब से आ जाएगी। वही मैं 48 के बदले 40,000 स्टॉक लिखता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 48 के कंपैरिजन में प्रॉफिट 8,000 से घट जाएगा। इसका मतलब आपने 8,000 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया, दिखा नहीं वो कहीं पे सेपरेटली, बट रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है? चलो, ब्रेक चाहिए? मांग लो ना, ऐसे इधर उधर क्यों देख रहे हो? अपने दोस्तों के साथ देख के थोड़ी ब्रेक मिलेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं 1:30 बजे, अगला क्वेश्चन ब्रेक के बाद। ओके?